अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो मेरे बच्चे एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर की सॉल्यूशन की सीरीज शुरू की जा रही है। आगे चल के आपका एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड 1 भी आने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड है 24 मई से स्टार्ट होगा, और उसके बाद राउंड 2 भी आएगा। तो जाहिर है ये जो पास पेपर्स हैं जो माजी में एनईडी यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस टेस्ट के अंदर पूछे गए हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। ठीक है। मैं ऑब्वियस सी बात है, मेरा बेटा चूंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है तो मैं आपको फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व करा रहा हूँ। ये जितने भी पास पेपर्स हैं इनके बारे में आपने ये जहन में रखना है, ये सारे के सारे हमारे पास कहाँ से आए हैं। ये मेरे बच्चे सारे के सारे रिक्रिएटेड पास पेपर्स हैं। ठीक है। आपने डिफरेंट जगहों पे देखे होंगे रिक्रिएटेड पास पेपर्स आपको बिखरे हुए डिस्पर्स्ड फॉर्म में मिलते हैं। यहां पर मैं आपके लिए सारे के सारे ईयर वाइज कंपाइल करके उनको सॉल्व कराते हुए लाऊंगा। चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, सब हम इसके अंदर सॉल्व कर रहे होंगे। ये सारे के सारे अपलोड होते रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे अपलोड होते जाएंगे। ठीक है। इसके अंदर वो सारे के सारे पेपर भी होंगे जो कि कंप्यूटराइज्ड हैं, और वो भी होंगे जो कंप्यूटराइज से पहले थे। जैसे आपके इल्म के अंदर है एनईडी यूनिवर्सिटी ने तकरीबन सन 2000 से ये पेपर लेना शुरू किया है। 2000 से लेके तकरीबन 2019 तक ये पेपर बेस्ड हुआ करता था और उसको हम रिक्रिएट किया करते थे। फिर 2019 के अंदर कोरोना आया, कोविड आया, तो 2019 के बाद से 2020 से ऑनवर्ड 2020, 2021, 22, 23, 24 इन सब के जो आपको पास पेपर्स मिलेंगे, यानी कि अभी मैं 2025 में ज़ाहिर है ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 2024 तक के आपको जितने भी पास पेपर्स मिलेंगे ये सारे के सारे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इनको हम कहते हैं सीबीटी। इन पास पेपर्स को खास तौर पे ये जो आपको 2020 से 2024 तक के मिलेंगे, इनको सॉल्व करने का फायदा क्या होने वाला है? इनको सॉल्व करने का फायदा मेरा बेटा ये होने वाला है कि जो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमेशा कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। जाहिर सी बात है, आपके पास एक क्वेश्चन का बैंक है। किसी भी यूनिवर्सिटी के बाद जो सीबीटी टेस्ट लेता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेता है, उनका क्वेश्चन का बैंक हमेशा कैसा होता है? फिक्स होता है। उसी में से पलट पलट के क्वेश्चंस क्या हो रहे होते हैं? रिपीट हो रहे होते हैं। मैं ये रिकमेंड हरगिज नहीं करूंगा कि आप सिर्फ पास पेपर्स पे रिलाई करो, लेकिन ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है, अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हो, तो आप ये फ्लेवर लेने के लिए, ये एक टेस्ट लेने के लिए कि एनईडी यूनिवर्सिटी किस तरह के सवालात हमसे माजी में पूछ चुकी है, आप इसके ऊपर जा सकते हो, बेफिक्र होकर इसको फॉलो कर सकते हो। आपको इंशाल्लाह मजा भी आएगा और समझ भी आएगा। तो शुरू करते हैं पास पेपर का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास कह रहे हैं स्टडी ऑफ मोशन एंड फिजिकल इफेक्ट्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस मोशन इज कॉल्ड। देखो, आपके पास अगर हम लोग बात करते हैं मोशन की, तो कोई भी बॉडी जो कि मूवमेंट परफॉर्म कर रही होती है या फिर मोशन में होती है, या फिर आपके पास एक जगह से या फिर आसान ज़बान में अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती है, तो ऐसी बॉडीज की जो स्टडी है हम लोग फिजिक्स की जिस ब्रांच में करते हैं, जरा उसको हम लोगों ने यहाँ पे पहचानना है। सबसे पहले मैं कह रहे हैं साउंड। नहीं भाई, साउंड तो सर ऑटोमेटिकली हम लोगों को यहाँ पे समझ में आता है कि साउंड तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि साउंड के अंदर आपके पास जो हमने स्टडी करने वाले हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि साउंड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज की करेंगे, अकूस्टिक्स की करेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, या फिर म्यूजिक साउंड्स की कर रहे होंगे। ठीक है। मैकेनिक्स, हाँ, मैकेनिक्स वो ब्रांच होती है बेटा साइंस की, सॉरी फिजिक्स की, जिसके अंदर वी स्टडी अबाउट मोशन एंड ऑल्सो विथ रेफरेंस टू फोर्स। आपके पास मोशन जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, उस इफेक्ट को भी हम लोग स्टडी करते हैं इसके अंदर, और वो इफेक्ट हमारे पास होता है फोर्स। तो आपके पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा दैट विल बी ऑप्शन बी, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस जिसके हम लोग मोशन के अंदर पढ़ रहे होते, मोशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं बेटा, और फिजिकल इफेक्ट जो कि मोशन को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे होते हैं। बाकी प्लाज्मा और एटॉमिक तो नाम से जाहिर है कि ये आपके पास अलग अलग ब्रांचेस के बारे में जिक्र कर रहे हैं। प्लाज्मा में ऑब्वियसली बात है द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर विल बी डिस्कस्ड, और एटॉमिक फिजिक्स में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि आपके पास एटम की प्रॉपर्टीज, उसका स्ट्रक्चर, उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे। दैट इज एटॉमिक फिजिक्स। Anyways, moving on. Question number 2. Can a vernier caliper records a reading up to? वर्नियर कैलिपर कितनी छोटी रीडिंग हम लोगों को निकाल के दे सकता है? देखो, हमारे पास जो नॉर्मल स्केल होता है ना हमारा, वो नॉर्मल स्केल आपके पास क्या होता है? वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगली जो उसमें रीडिंग आती है, हमारे पास ये छोटे छोटे बार्स बने हुए होते हैं। उन छोटे छोटे बार्स के बाद जो रीडेबल फॉर्म आती है हमारे पास वो होती है 1, और ये होता है सेंटीमीटर्स के अंदर, राइट? तो हमारे पास इसका मतलब जो हमारा नॉर्मल रूलर है जो कि हमारे बैग्स में रखा हुआ है, उसकी सबसे छोटी रीडिंग, वो सबसे छोटी रीडिंग हम लोगों को कितनी निकाल के दे सकते हैं? 0.1
सेंटीमीटर। इसको हम 0.1 सेंटीमीटर भी बोलते हैं या फिर हम इसको 1 मिलीमीटर भी कह सकते हैं आपके पास। अब सवाल ये है कि वर्नियर कैलिपर क्या करता है? तो देखो वर्नियर कैलिपर में हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि आपके पास समझ लो हम लोग ये कर रहे हैं कि आपके पास थोड़ा-सा अगर मैं इस स्केल को मैक्सिमाइज़ कर दूँ, फॉर एग्जांपल पहली रीडिंग हमारे पास स्केल के अंदर क्या थी 0, उसके बाद आती है 0.1। तो वर्नियर कैलिपर में क्या किया जाता है, वर्नियर कैलिपर में एक एडिशनल स्केल होता है, जिस एडिशनल स्केल के अंदर हमारे पास लगे होते हैं 10 बार्स, ठीक है। अब उन 10 बार्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, इसका मतलब ये कि आपके पास मैं 0 और 0.1 के भी 10वें हिस्से की बात कर सकता हूं, जिसका मतलब अगर मैं इसको भी डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10, जो कि बन जाता है 0.01 सेंटीमीटर। तो ये सबसे छोटी रीडिंग होती है जो कि एक मिलीमीटर मुझे निकाल के दे, सॉरी एक वर्नियर कैलिपर मुझे निकाल के दे सकता है। मिलीमीटर में लिखूं तो ये हो जाएगा 0.1 ऑफ मिलीमीटर, और अगर इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लें तो ये हो जाएगा 1/10 मिलीमीटर। जिसका मतलब आपके पास वर्नियर कैलिपर की जो सबसे छोटी रीडिंग हम लोग फाइंड कर सकते हैं उसको यूज करते हुए, वो हमारे पास होती है 1/10 मिलीमीटर। ठीक है जी, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं विच ऑफ दीज इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि यूनिट नहीं है एनर्जी का? किलोवाट। देखो सबसे पहली बात अगर हम लोग यहां से जज करना स्टार्ट कर दें तो किलोवाट जो होता है वो आपके पास यूनिट होता है पावर का। अर्थ, अर्थ जो है, अक्सर बच्चे हमारे पास इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्होंने ये नाम नहीं सुना होता नॉर्मली। तो आपके पास ये बात याद रखिएगा बेटा, एक होता है सीजीएस सिस्टम, जिसमें हम लोग नॉर्मली सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड की उसकी एब्रीविएशन होती है। एक सीजीएस सिस्टम जो कि नॉर्मली लेबोरेटरी के अंदर यूज हो रहा होता है, उसके अंदर जो एनर्जी का यूनिट हम लोग यूज करते हैं दैट इज अर्थ। और आपके पास इसकी जो कन्वर्जन होती है वो भी याद रखना, ये जो होता है आपके पास ये बराबर होता है 10⁻⁻⁷ जूल्स के, यानी कि एक छोटा यूनिट एनर्जी का। जबकि जूल, जूल तो हमारे पास ऐसा यूनिट होता है एनर्जी का, एनर्जी का ऐसा यूनिट है आपके पास। तो इसके लिए तो ऑब्वियस ही बात है कि ये ऑप्शन हमारे पास सही है, ये तो एनर्जी का यूनिट है। और आखिरी है किलोवाट आर। किलोवाट आर जो है ये भी आपके पास एनर्जी का यूनिट होता है, जो कि इंडस्ट्रियल यूजेज में ज्यादा यूज होता है आपके पास। और ये नॉर्मली अगर हम इसकी बात करें तो ये बराबर होता है आपके पास 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल्स के। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है फिर आपके पास? किलोवाट। इसका मतलब किलोवाट जो है वो एनर्जी का यूनिट नहीं है, वो किसका यूनिट है? हमारे पास पावर का। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं अ वेक्टर व्हिच कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। एक वेक्टर है, सपोज करो मैं आपसे कहता हूं भाई मेरे पास 5 सेंटीमीटर का एक वेक्टर ड्रॉ करो टुवर्ड्स ईस्ट। कर दिया सर। यहीं क्यों किया, यहाँ क्यों नहीं कर सकते थे? यहाँ क्यों नहीं कर सकते थे? इसको उठा के तो हम कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने पैरेलल, यानी कि जो उसकी एक्चुअल डायरेक्शन है या ओरिजिनल डायरेक्शन है उसके पैरेलल आप उसको कहीं पे भी प्लेस कर दो। ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं फ्री वेक्टर, और दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ फ्री वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन कहीं पे भी, जिसकी डायरेक्शन सेम रहती है तो उसको हम उसके पैरेलल कहीं पे भी स्पेस में प्लेस कर सकते हैं। दैट इज नोन एज अ फ्री वेक्टर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई सब बराबर है लेकिन किसके? तो आओ जरा एक उठा के देख लेते हैं। भाई आई डॉट जे फॉर एग्जांपल, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है, और दोनों के दरमियान जो एंगल होता है उसका हम लगा देते हैं कॉस। अब जरा चेक करते हैं कि एंगल हमारे पास कितना है। आई, आई जो आपके पास यूनिट वेक्टर है ये एक्चुअली एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और इसी तरीके से जे जो यूनिट वेक्टर है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एक्स और वाई एक्सिस आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जिसका मतलब एंगल इन दोनों के दरमियान कितना हो गया हमारे पास? cos 90। तो अब यहाँ पे जब हम लोग 90 पुट करते हैं तो cos 90 बराबर होता है बेटा 0 के। आई यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 होगा, जे यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 होगा, बट cos 90 बराबर होगा 0 के, जिसकी वजह से ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। सिमिलरली जे और के, जे का आपके पास होता है वाई एक्सिस और के होता है हमारे पास जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर। तो जे और के इन दोनों के दरमियान भी अगर हम देखें तो ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सिमिलरली के और आई, यानी कि आपके पास जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो ये भी हमारे पास क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो जब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तीनों आपके पास, एंगल 90 डिग्री है, cos 90 बराबर होता है 0 के, जिसकी वजह से ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या बन जाता है इसका? ऑप्शन बी 0। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इन कॉम्पटन्स इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में बेटा होता क्या है? कॉम्पटन इफेक्ट में हम लोग एक एक्सरे का जो फोटोन होता है उसको इंसिडेंट करवाते हैं एक रेस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिसकी वजह से आपके पास देखा ये गया पहली बार कि हमारे पास ये जो फोटोन था, इस फोटोन ने वेव नेचर एग्जिबिट करने के बजाय क्या करा? पार्टिकल की तरह बिहेव किया और जाके कोलाइड कर गया। कोलाइड करने का मतलब अपनी एनर्जी इसमें ट्रांसफर कर दी और इलेक्ट्रॉन चलने लग गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, क्यों? क्योंकि फोटोन की कुछ एनर्जी का हिस्सा उसमें ट्रांसफर हो चुका
चुका है, तो फोटोन के साथ क्या होगा? फोटोन बेचारा कम एनर्जी के साथ, कितनी कम एनर्जी जो उसने ट्रांसफर कर दी है उतनी ही कम एनर्जी के साथ स्कैटर हो जाएगा। अब देखो किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एक्चुअली डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई एनर्जी कम हो गई है पहले के मुकाबले में, जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, बिकॉज दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर एनर्जी कम हो गई है तो फ्रीक्वेंसी भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? हमारे पास कम हो जाएगी, जिसका मतलब टकराने के बाद वाला जो फोटोन है ये आपके पास कम फ्रीक्वेंसी रखता है किसके मुकाबले में? जो इंसिडेंट फोटोन था हमारे पास। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी, लेसर देन द इंसिडेंट फोटोन। कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है स्कैटर्ड फोटोन की वो इंसिडेंट फोटोन से कम है। Moving on, question 7. Can a torque is minimum when the angle between R and F is? अच्छा इसका ख्याल रखिएगा बेटा, यहाँ पे ये F फोर्स है तो ये कैपिटल F होना चाहिए। अच्छा अब यहाँ पे आपके पास याद रखने वाली बात क्या कि टॉर्क जो है बेटा वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका? पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। तो जब ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है आपके पास वो क्या बनता है? पहले का मैग्नीट्यूड लिख दो, दूसरे का मैग्नीट्यूड लिख दो, दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है उसका साइन लगा दें। तो यहाँ पे अब जो एंगल्स गिवन है मुझे उन एंगल्स को एक एक करके देखना पड़ेगा कि कौन से एंगल की वैल्यू आपके पास सबसे छोटी आ रही है, बिकॉज दे हैव आस्क्ड यू अबाउट द मिनिमम कंडीशन। तो सबसे पहले sin 30 हमारे पास बेटा बराबर होता है 0.5 के। बी ऑप्शन sin 90 बेटा बराबर होता है हमारे पास 1 के। सी ऑप्शन sin 45 जो होता है बेटा ये बराबर होता है 0.707 के। जबकि लास्ट ऑप्शन sin 60 जो है बेटा ये बराबर होता है हमारे पास 0.866 के। अब आप खुद देखें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी इन सब में से दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है किसकी? हमारे पास sin 30 की, विच मींस दैट 30 डिग्री के ऊपर टॉर्क की जो वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड की वो सबसे छोटी आने वाली है इन तमाम एंगल्स में से। अदरवाइज तो 0 डिग्री पे सबसे छोटी होती है, बट इन तमाम एंगल्स में से जो मेंशन्ड है इनमें से हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू आएगी 30 डिग्री पे। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे अगर रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाए 1.02 एक्सपोनेंट -7 ohms, ठीक है सर डेटा में पहली चीज मिल गई, लेंथ हो जाए 2 मीटर, एक और चीज मिल गई, एरिया हो जाए 0.347 मीटर स्क्वायर, सर एक और तीन चीजें आ गई हैं। पूछा क्या जा रहा है? रेजिस्टिविटी। तो बेटा रेजिस्टेंस का जो फिजिकल डायमेंशन ऑफ अ कंडक्टर के साथ फॉर्मूला बनता है दैट इज रो एल ओवर ए, जिसमें आर इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, रो जो होती है ये कहलाती है एक कांस्टेंट वैल्यू होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। और इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी मटेरियल पर यूनिट लेंथ एंड पर एरिया आपके पास कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है और हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है। जैसे सिल्वर के लिए रो की वैल्यू अलग होगी, चाहे छोटा सा वाइड लो, चाहे मोटा सा वाइड लो, चाहे बड़ा सा वाइड लो। इसी तरीके से हमारे पास कॉपर के लिए अलग होगी, एल होता है हमारे पास लेंथ एंड ए होता है एरिया। अब अगर आपने रो का फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनाना है तो वो हो जाएगा हमारे पास आर ए ओवर एल। आर की वैल्यू में दी हुई है 1.02 एक्सपोनेंट -7, ठीक है जी। एरिया हमारे पास आ रहा है 0.347 और डिवाइड हमारे पास किससे हो जाएगा? एल से, लेंथ विच इज 2 मीटर्स। तो जब आप इन सबको कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कर रहे होगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए विच इज 1.77 एक्सपोनेंट -8 ओम्स मीटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन ए 1.77 एक्सपोनेंट -8 ओम्स मीटर। ठीक है बेटा, लेट्स मूव ऑन। तो आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास सवाल है, इस सवाल में आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं इफ डेल्टा क्यू इज द हीट गिवन टू अ सिस्टम। एक सिस्टम है मेरे पास, ये रहा वो सिस्टम, इसके अंदर जो हम हीट दे रहे हैं वो कहती है डेल्टा क्यू। इस सिस्टम में नॉर्मली हमारे पास एक आइडियल गैस बंद होती है जिसको पिस्टन लगा के हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब होता क्या है कि जब आप हीट देते हो तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑब्वियसली बात है ये हीट एब्जॉर्ब करके सबसे पहले इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, तेज हो जाते हैं, ये विगरस हो जाते हैं, ज्यादा तेजी से मूव करने लग जाते हैं। तो हमारी दी जाने वाली हीट ने सबसे पहला काम क्या करा? गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी, जिसकी वजह से ये विगरस और ये आपके पास तेज तरीन मॉलिक्यूल्स जाके बार बार टकराते हैं ज्यादा फोर्स के साथ इस पिस्टन के ऊपर। और चूंकि ये फ्रिक्शनलेस और वेटलेस पिस्टन हमारे पास हम लोगों ने कंसीडर किया होता है तो इस पिस्टन को क्या करते हैं आपके पास? वो राइज कर देते हैं, यानी कि इस पिस्टन के ऊपर वर्क परफॉर्म करते हैं, मूव करते हैं, इस पे फोर्स लगाते हैं, ये मूव करता है, इसका मतलब इस पे वर्क हुआ। बट ये सब आया कहां से? ये आया हीट की वजह से। अगर मैं हीट दूंगा तो ये दो काम परफॉर्म होंगे। अब इक्वेशन में कह रहे हैं कि भाई डेल्टा यू की इक्वेशन बना के दिखाओ, तो डेल्टा यू की इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? डेल्टा क्यू minus W. Now look for the options according to the first law of thermodynamics. Option B will become the correct option. Moving on. Question number 10. Can if a body is inclined at an angle of 30 degree, then what will be the angle of friction
वेरी गुड बेटा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपके पास क्या होता है इस बात को समझना। फॉर एग्जांपल मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्लोप पे लाके रख दिया, एक ऐसे स्लोप पे जिसका एंगल हमारे पास हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है थीटा, और ये स्लोप के ऊपर रखा हुआ है। अब देखो आपके पास स्लोप के ऊपर अगर मैं छोटा एंगल बनाऊंगा, इस बात को समझना सारे बेटे कि आपके पास अगर स्लोप के ऊपर मैं छोटे एंगल का स्लोप यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, तो छोटे एंगल्स के स्लोप पे क्या होता है कि नॉर्मली लाजमी नहीं है कि आपके पास ये जो बॉडी आपने स्लोप पे रखी है वो स्लाइड करने लग जाए। बॉडी को अगर हमने स्लाइड करवाना है तो आहिस्ता आहिस्ता में क्या करना पड़ता है, इसका एंगल थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ता है। तो वो मिनिमम एंगल जिसके ऊपर हमारे पास ये बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी आपके पास बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए, वो आपके पास कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मली आपके पास, ये बात याद रखिएगा, ये बराबर होता है आपके पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है आपके पास ये बराबर होता है हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के। तो आपके पास यहाँ पे सिंपली जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्लिनेशन का एंगल मुझे दिया हुआ है 30 डिग्री, तो फ्रिक्शन का एंगल भी कितना हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, विच विल मेक ऑप्शन डी टू बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास इफ मास ऑफ अ ब्लॉक इज 6 kg। अच्छा जी, एक मेरे पास बॉडी है, एक ब्लॉक है आपके पास, ये रहा, ठीक है, 6 किलो का ब्लॉक है, सही है। तो मास कितना आ गया हमारे पास 6 kg, सही है भाई। कह रहे मूव कर रहा है कितनी स्पीड के साथ, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। इनिशियल स्पीड को मैंने यू का नाम दे दिया आपके पास। कह रहे हैं ब्रेक इनटू 2 पीसेस, आगे जाके कहीं टकराता है, टूट जाता है, दो हिस्सों में टूट जाता है। वो दो हिस्से कौन कौन से होते हैं हमारे पास, पहला हिस्सा जिसका मास कितना है 2 kg, ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी है हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड, सही है। दूसरा हिस्सा जिसका ऑटोमेटिकली मास कितना बन जाएगा 4 kg, क्योंकि 6 में से 2 को माइनस कर दो, दैट विल बी 4। आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द अदर पीस ऑफ द ब्लॉक, इसकी वेलोसिटी बताएं। तो देखिए बेटा, जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपने आंखें बंद करके सबसे पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सहारा लेना है कि आपके पास टूटने से पहले जो मोमेंटम था वो कितना हो जाएगा mu, और टूटने के बाद कितना हो जाएगा, पहली बॉडी का हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 8, और दूसरी बॉडी का हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय v। अब मुझे यहां से v की वैल्यू निकालनी है। मास हमारे पास है 6 टोटल, m की वैल्यू जो है u हमारे पास है 4, 8 2 होता है 16 जो कि यहाँ पे आके माइनस हो जाएंगे, और यहाँ बच जाएगा 4v, 6 4 होते हैं 24, 24 में से 16 माइनस करोगे द आंसर विल बी 8 बेटा। तो यहाँ पे 4 1 4, 4 2 8, तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, सिंपली 2 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे बेटा, 2 मीटर पर सेकंड। नाउ लुक एट द ऑप्शन, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Moving on, question number 12. 12 में क्या है, what will be the value of g if body moves at a height of radius of earth from the surface of earth। यानी कि एक बॉडी जिसको हम लोगों ने अर्थ के सरफेस पे यहाँ रखा हुआ था, इसको उठा के हम कितना ऊपर लेके चले गए, जितना आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ है। तो बताओ यहाँ पे पहुंचने के बाद g की वैल्यू इस हाइट पे कितनी होगी। तो वैल्यू ऑफ g एट एनी हाइट हमारे पास कैलकुलेट की जाती है विद दिस फॉर्मूला, कैपिटल G me डिवाइडेड बाय re प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे एच की जगह क्या पुट करना है, आर ई पुट करना है, बिकॉज द हाइट इज एक्चुअली इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा आर ई प्लस आर ई, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। अच्छा जी, फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 2re, 2 के ऊपर स्क्वायर लगाओगे दैट विल बी 4। तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 कैपिटल G m e डिवाइडेड बाय r e स्क्वायर। नाउ दिस वैल्यू G m e ओवर r e स्क्वायर इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ G एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा GH इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा हमारे पास G से, जिसका मतलब इस हाइट के ऊपर आपके पास G की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी रह जाएगी, 4 गुना कम हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी G/4। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन इफ अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ 490 मीटर्स। हमारे पास एक बॉडी है जिसको हमने कितनी हाइट से ड्रॉप कर दिया, 490 मीटर्स की हाइट से ड्रॉप कर दिया। तो जो डिस्टेंस कवर करती है वो नीचे गिरेगी ऑटोमेटिकली, वो कितना हो जाएगा 490 मीटर। इनिशियल स्पीड कह रहे हैं ड्रॉप किया आपने, सही है, रिलीज किया आपने, तो इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी इस बॉडी की 0 मीटर पर सेकंड। और चूंकि उसको नीचे एक्सेलरेशन उसको जो बढ़ा रही है वो ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास प्लस जी के बराबर, विच इज प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड टाइम व्हाट वी विल डू, आप चेक करो कौन कौन से पैरामीटर्स हमारे पास गिवन है, एस वी आई ए टी। तो हमारे पास आंखें बंद करके लग जाती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच गिव्स यू एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और वैल्यूज पुट करते हैं, एस की जगह हो जाएगा हमारे पास 490, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास हो गई 0, टाइम हमें नहीं पता, हाफ एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई 9.8, और टाइम हम लोगों को नहीं पता। 9.8 को 2 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास आंसर बन जाएगा 4.9, और यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर। अब इसको कैंसिल कर दो, ये 1 जा, ये हो जाएंगे 100 जार, तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 100। सर सवाल में सिर्फ टाइम पूछा है, आपने स्क्वायर निकाल के दे दिया, कोई बात नहीं, जिसकी वैल्यू निकाली उसको अकेला करो, टी पे जो चिपका हुआ ये स्क्वायर है इसको कटाते
हैं, इसको कटाने के लिए मैंने लगा दिया स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पे, तो t की वैल्यू मेरे पास निकल के कितनी आ गई 10 सेकेंड्स, विच विल मेक ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13. मूविंग ऑन. क्वेश्चन 14 कह रहे इन एन इलास्टिक कोलिजन. इन इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या होता है बेटा, ये बात याद रखिएगा. पहले तो सारे इसको डिफाइन कर लेते हैं. इन इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन होती है दो बॉडीज के दरमियान जिसमें उन दोनों बॉडीज के जो मोमेंटम होता है वो तो कंजर्व्ड है, यानी कि जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा वो तो हमारे पास सेम रहने वाला है. लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व नहीं होती, वो हमारे पास कंजर्व नहीं होती, वो नॉन कंजर्व्ड होती है हमारे पास. जिसका मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर आपके पास टकराने से पहले बॉडी की कुछ है तो टकराने के बाद उतनी नहीं रहेगी. अच्छा, ज्यादा तो हो नहीं सकती, ऑब्वियसली बात है, उससे कम हो जाती है टकराने के बाद. टकराने के बाद अगर कम हो जाती है हमारे पास तो गई कहां? देखो आपके पास वो बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी वो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि हीट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज इट्स फॉर्म. तो वो किधर गई सर? वो चली जाती है आपके पास, अगर बॉडी आपके पास मूव कर रही है तो थोड़ी बहुत फ्रिक्शन होगी, उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि आपकी जो हीट एनर्जी है वो जनरेट हो रही होती है, साउंड एनर्जी जनरेट हो रही होती है कभी कभार, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी वो ओवरऑल कन्वर्ट नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं किसी और फॉर्म में लूज हो जाती है. जिसका मतलब काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले जितनी भी थी टकराने के बाद उससे कम हो जाती है, क्योंकि बाकी और किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी होती है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी, काइनेटिक एनर्जी इज लेस आफ्टर द कोलिजन. 15 कह रहे when two bodies connected with an inextensible string which passes over a pulley. ठीक है, आपके पास दो बॉडीज को मैंने कनेक्ट किया हुआ है, उनमें से एक बॉडी खुद कह रही है कि आपके पास स्ट्रिंग, पहली बात तो यहाँ पुली से पास हो रही है, एक बॉडी वर्टिकल रखी हुई है, वन बॉडी मूव्स वर्टिकली एंड द अदर मूव्स हॉरिजॉन्टली. अच्छा, ये छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, दैट इज द अदर, तो अदर मूव्स हॉरिजॉन्टली. अब इस तरह से अगर मैं किसी बॉडी को हैंग कर देता हूँ, लेट्स से इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि बताओ इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन होगी. तो इस स्ट्रिंग की जो टेंशन निकालने का फॉर्मूला है मेरे बच्चे, वो आपके पास होता है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g. तो अब जरूर ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन इसके साथ मैच कर रहा है. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQs. मूविंग ऑन. Question 16. Can two sides of a triangle are formed by the vector a is equal to 3i plus 6j minus 2k. ठीक है, और b की भी वैल्यूज इसी तरह से लिख के दे दी. कहने then a cross b will be. बेटा a क्रॉस b निकालने का जो तरीका होता है वो डायरेक्टली उसको फॉलो करते हैं. उसके लिए हम ड्रॉ करते हैं पहले तो एक मैट्रिक्स 3x3 का. पहली रो में आ जाते हैं आपके पास i j k विच आर द यूनिट वेक्टर्स. दूसरी रो में आता है हमारे पास पहला वेक्टर a के जो i कंपोनेंट है वो i के नीचे आ जाएगा, j कंपोनेंट j के नीचे आ जाएगा और k कंपोनेंट k के नीचे आ जाएगा हमारे पास. सिमिलरली b पे जाते हैं दूसरा वेक्टर, दूसरे वेक्टर के साथ भी यही कहानी कर दो, 4 -1 और +3, क्योंकि वही वैल्यूज गिवन है हमारे पास 4 -1 और +3. और इसको ओपन करते हैं. सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आप सबसे पहले i को पकड़ लो, i का कॉलम खा जाओ, i की रो खा जाओ. जब ये खा जाओगे तो बचेगा क्या, 6 -1 -2 3. इसी तरह से माइनस साइन के साथ j के साथ सेम काम करो, j का कॉलम खा जाओ, j की रो खा जाओ, बचेगा 3 4 -2 3. उसके साथ k के साथ भी हमने फिर यही काम करना है, k का कॉलम खा जाते हैं, k की रो खा जाते हैं, ये बच जाएगा 3 4 6 -1. और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो लीडिंग डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 6 3 18 18 और -2 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 16 आई माइनस j के साथ देख लेते हैं क्या बन रहा है हमारे पास, 3 3 9 9 -8 कितने हो जाएंगे, 9 + 8 विच विल बी 17. और आगे हमारे पास आ रहा है k के लिए अगर हम देखें 3 -1 -3 और -24, ये हो जाएगा माइनस का 27k. तो आपके पास फाइनल आंसर को जरा तमीज से लिख लेते हैं, ये हो जाता है 16i -17j और सॉरी माइनस का 27k. Now look for the option. Which option is going to match this one? The option A is going to be the correct option over here. आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल MCQs नंबर 17 में आपसे कह रहे हैं अ बॉडी कॉन्स्ट्रेंट टू मूव इन द y डायरेक्शन. सिर्फ y में मूव कर रही है बॉडी, यानी कि आसान ज़बान में बॉडी को या तो छाल लूं मैं या बॉडी को ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहे हैं. तो इसी केस में क्या होता है कि वो बॉडी हमारे पास y एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करती है. अच्छा, अब उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उस बॉडी के ऊपर जो उसको सिर्फ y एक्सिस में मूव करवा रही है, दैट इज -2i + 15j प्लस का 6k. अब क्या कह रहे हैं, आगे आपसे कह रहे हैं द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स अलोंग y एक्सिस. आओ जरा डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर तो ड्रॉ करें. क्या i यानी कि हॉरिजॉन्टल मूव करा वो i
एक्स एक्सिस में? नहीं सर। उसके बाद क्या कह रहे हैं? सिर्फ 10 मीटर्स मूव करा है, वो कहां पे? जे यानी कि वाई एक्सिस के अंदर। जेड में मूव करा? नहीं सर। तो इसको वेक्टर को लिखने का तरीका तो बड़ा आसान हो गया। अब पूछा गया है, कह रहे हैं वर्क डन निकाल के दिखाओ। वर्क डन जो है बेटा वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, और डॉट लेते हैं। आई को आई से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 0 -2 0। और जे को जे से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ ये हो जाएगा 15 10 150। के को के से कर दो, 6 और 0 हमारे पास हो जाएंगे 0। तो टोटल वर्क डन मेरे पास निकल के आ गया 150 जूल्स, विच विल मेक द करेक्ट ऑप्शन 150 जूल्स। और 150 जूल हमारे पास कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? ऑप्शन सी बेटा। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 18, यानी द पावर ऑफ ए हीटर इज 1800 वॉट्स। ठीक है, पावर आ गई हमारे पास, ये लिख दिया मैंने 1800 वॉट्स। कह रहे व्हाट विल बी द टाइम टेकन, टाइम निकालना है हम लोगों ने, किस लिए? टू हीट 200 kg ऑफ वाटर। पानी कितना है जिसको हम लोगों ने गर्म करना है? 200 किलो। ठीक है, स्पेसिफिक हीट भी बता दी वाटर की, विच इज 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन। और कह रहे कहां से कहां तक? 10 डिग्री से लेके 70 डिग्री तक आपने उसको हीट करना है। तो भाई डायरेक्ट डेल्टा टी निकालो ना यार। 70 - 10 कितना हो जाएगा हमारे पास? 60 डिग्री सेल्सियस। आओ फॉर्मूला पुट करते हैं, जो चीज गिवन है उससे बनता है फॉर्मूला हमारे पास। पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। यहाँ पे जिस एनर्जी के बारे में बात की जा रही है वो कौन सी एनर्जी है हमारे पास? हीट एनर्जी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा हीट एनर्जी का। अब अगर आपने टाइम की वैल्यू निकालनी है तो आपको हीट को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? पावर से। अब हीट एनर्जी का जो फॉर्मूला है मेरे बच्चे वो होता है हमारे पास mc डेल्टा टी डिवाइडेड बाय पावर। हमें कितनी दी हुई है यहाँ पे? p, उसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं। मास इज 200, c की वैल्यू विच इज 4200, डेल्टा टी कितना दिया हुआ हम लोगों को? 60, और डिवाइड किससे करना है? पावर से। पावर की वैल्यू आपको दी हुई है 1800। तो जैसे ही आप इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं बेटा, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आंसर आता है हमारे पास 28,000 सेकेंड्स। लेकिन सर ये तो आंसर ही कहीं नहीं गिवन। अरे चरस ऑप्शन तो ढूंढ लो। ऑप्शन में अगर आप देखते हो तो ऑप्शन के अंदर आपके पास सेकंड्स में तो कोई भी ऑप्शन नहीं गिवन है हमारे पास। अगर सेकंड्स में कोई भी ऑप्शन नहीं गिवन है तो इसका मतलब मुझे अपने सवाल को कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। और कन्वर्ट कैसे करते हैं? देखो यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा है सेकंड्स में। ठीक है, सेकंड से मुझे अगर आप देखें तो किस में जाना है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे जाना है आवर्स में। आवर्स में मैं कैसे जाऊंगा? मुझे इसको डिवाइड करना पड़ जाएगा। जब मैं एक दफा 60 से डिवाइड करता हूं तो ये चले जाता है मिनट्स में। फिर एक और दफा 60 से डिवाइड करूंगा तो ये किस में चले जाएगा? आवर्स में। जब मैं ये काम करता हूं तो जो करेक्ट आंसर मेरे पास आता है दैट इज 7.77, और यूनिट क्या बन जाएगा हमारे पास? आवर्स। अब खुद देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 19, कह रहे हैं सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। पोटेंशियोमीटर के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2, जिसमें एक ईएमएफ हमारे पास नोन होती है, दूसरी ईएमएफ हमारे पास अननोन होती है। अब जो नोन ईएमएफ होती है उसको हम लोग जिस गैप के साथ वायर में कनेक्ट करते हैं वो कहलाता है नोन गैप, और L1 हो जाती है उसकी लेंथ। ठीक है, और उसी के साथ आपके पास L2 जो होता है वो अननोन गैप लेंथ होती है, जिसको हम लोग इस तरह से फाइंड करते हैं। एक जॉकी लगाते हैं और आपके पास ये चेक करते हैं कि कहाँ पे बैलेंस कंडीशन बन रही है और आपके पास वैल्यू आ रही 0। उसी से यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं? आपके पास कोई भी अननोन ईएमएफ फाइंड कर लेते हैं। अब ये सब करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक पोटेंशियोमीटर यूज कर लेते हैं भाई। पोटेंशियोमीटर का आपके पास जितनी ज्यादा बड़ी लेंथ रखोगे उतना ज्यादा वो पोटेंशियोमीटर हमारे पास छोटे से छोटे चेंजेस को भी डिटेक्ट करके बता देगा। तो आप ये कह रहे हैं सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड। कैसे बढ़ाएंगे भाई? उसकी लेंथ बढ़ा दो। जितनी ज्यादा लेंथ ऑफ वायर यूज करेंगे आप उतनी ज्यादा आपके पास उसकी सेंसिटिविटी बढ़ने वाली है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 20, कह रहे हैं स्ट्रोक्स लॉ। अच्छा ये स्ट्रोक्स लॉ नहीं है, सॉरी बेटा, ये स्टोक्स लॉ है, इसमें आर गलती से यहाँ पे आया हुआ है। स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑन मोशन थ्रू। स्टोक्स लॉ किन चीजों के अंदर काम आता है? देखो बेटा, स्टोक लॉ आपके पास डिफाइन करता है कि कोई भी जो ड्रैग फोर्स होती है, ये ड्रैग फोर्स किस बला का नाम है। सपोज करो मैं आपसे कहता हूं कि भाई आपने लेट से 2 ग्लासेस लिए, ठीक है, एक में भर दिया पानी, सही जी, एक में भर दिया पानी, और एक उतना ही बड़ा ग्लास लिया आपने एग्जैक्टली, और उस उतने ही बड़े ग्लास के अंदर आपने उतना ही ज्यादा क्या भर दिया? जितना पानी भरा था उतना ही आपने भर दिया हनी, शहद। अब दोनों के अंदर एक काम करते हैं, दोनों के अंदर एक सिक्का डाल देते हैं अपने पास कॉपर का। तो मुझे एक बात बताओ, वो सिक्का सबसे पहले नीचे किस में पहुंच जाएगा? और बेसी बात है सर, पानी में तो फौरन से ढड़ाप से नीचे गिरेगा, लेकिन शहद के अंदर उसको नीचे गिरने में आपके पास टाइम लगेगा। जिसका मतलब ये शहद जो है इस सिक्के के ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स लगा रही है। लगा पानी भी रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगा रहा था, लेकिन उसकी फोर्स वो कम थी, ऑपोजिट फोर्स। उस ऑपोजिट फोर्स को हम कहते हैं ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग। इनमें से कोई सा भी तीनों में से नाम लिखा हुआ आ जाए आपके पास, ड्रैग फोर्स,
ठीक है जी, विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग, इनमें से कोई सा भी फोर्स का नाम लिखा हुआ आ जाए, दे ऑल मीन द सेम थिंग, दे ऑल आर एक्चुअली ऑपोजिंग द मोशन ऑफ अ बॉडी इनसाइड एनी फ्लूइड। जो किसी भी फ्लूइड के अंदर कोई भी चीज जब आप इंसर्ट करते हो, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो फ्लूइड नहीं चाहता कि उसके अंदर वो मूव करे, उसकी मोशन को रेजिस्ट करता है, उसे हम कहते हैं विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स। उस फोर्स के बारे में सबसे पहले स्टोक लॉ ने हमें बताया था। तो स्टोक लॉ ने एक्चुअली क्या चीजें स्टडी करी हैं? स्टोक लॉ ने स्टडी करी है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो किस में आपके पास स्टडी किया है, उसने स्टडी करा है विस्कस मीडियम के अंदर, क्योंकि वही ऑफर करते हैं आपके पास क्या, आपकी ड्रैग फोर्स। ठीक है बेटा, एनीवेज मूविंग ऑन। 21 कह रहे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन, आओ चेक कर लेते हैं भाई। जो रेंज होती है हमारे पास प्रोजेक्टाइल की अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, वो बराबर होती है v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो इसका मतलब रेंज किस पे डिपेंड कर रही है? सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर, जितनी ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी होगी उस पे डिपेंड करेगी। दूसरा एंगल पे भी डिपेंड कर रही है भाई, तो वेलोसिटी पे भी एंगल पे भी। क्या आंसर हो जाएगा फिर हमारे पास इसका? सी, बोथ वेलोसिटी एंड एंगल। तो आपके पास रेंज इन दोनों पे डिपेंड करती है बेटा। मूविंग ऑन। 22 कह रहे बॉल बेयरिंग आर यूज्ड टू कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू व्हाट? बॉल बेयरिंग मेरे बच्चे एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि कंप्लीटली एक स्फीयर है, एक आपके पास स्फेरिकल बॉडी है, और उसको यूज करने का भी आपके पास ज्यादातर आपने सुना होगा बेयरिंग्स लगे होते हैं आपके पंखों में, आपकी मोटर्स में, और भी आपके पास अगर आप याद करें फिजिट स्पिनर थोड़े से पहले थोड़ा कॉमन था, उसमें भी आपके पास क्या लगे होते थे? इस तरह के बॉल बेयरिंग्स लगे होते थे। अब उनका काम क्या होता है? चूंकि बॉल बेयरिंग्स आपस में जब कॉन्टैक्ट में भी आते हैं, तो सिर्फ एक पॉइंट होता है उन दोनों का जो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होता है। तो बेटा ये बात याद रखना कि आपके पास किसी भी बॉडी का जितना बड़ा हिस्सा किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होगा, जैसे इस बॉक्स का अच्छा खासा हिस्सा इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो जितना ज्यादा हिस्सा आपके पास या जितना सरफेस एरिया कांटेक्ट में होता है, उतनी ज्यादा आपके पास क्या होती है? फ्रिक्शन फोर्स लग रही होती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ इट्स सरफेस एरिया। अच्छा, अब यहाँ पे उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? सरफेस एरिया कम कांटेक्ट में लेकर आओ। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऐसी ऑब्जेक्ट्स बनाओ जो सिर्फ पॉइंट कांटेक्ट रखते हैं एक दूसरे से, सच एज बॉल बेयरिंग। तो बॉल बेयरिंग में क्या होता है? अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं, इसमें जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही होती है, दैट टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज एक्चुअली नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट कांटेक्ट के अंदर फ्रिक्शन एक्ट कर रही होती है, बॉडी का शेप देख के भी आप बता सकते हैं, दैट इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसका मतलब आपके पास जो बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल है वो है ही क्यों? ताकि हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किस में कन्वर्ट कर सकें बेटा? आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर, और वो कम हो जाए, फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाए, जहां पे फ्रिक्शन के लॉसेस कम हो जाएंगे। और फ्रिक्शन के लॉसेस कम करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस यूज की जा रही है उसको नाम याद रख लो, दैट इज अ बॉल बेयरिंग। 23 कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे बच्चे यूनिट होता है हमारे पास एनर्जी का। वो इतनी छोटी एनर्जीज का यूनिट होता है हमारे पास, जैसे कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर एटम, या फिर मॉलिक्यूल, ये बहुत छोटी छोटी एंटिटीज हैं जो कि आज तक कोई देख भी नहीं पाया है। सिर्फ चुन्ने मुन्ने एक्सपेरिमेंट्स कर करके हम लोगों ने उसके बारे में जितनी भी चीजें मालूमात कर पा सकते थे उतनी हम लोग कर पाए हैं। ठीक है, तो आपके पास अब जब इतने ही छोटे पार्टिकल्स हैं, तो सोचो उनकी एनर्जी कितनी ना होने के बराबर होगी। अब वो ना होने के बराबर अगर है, तो आपको अगर ऐसा यूनिट यूज करना है, तो फिर आपके पास ऐसा यूनिट के अंदर तो भाई बहुत ही छोटी आ जाएगी वो आपके पास। तो हम क्या करते हैं? उससे बचने के लिए हमारे पास ये किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इतनी छोटी एनर्जी आ रही है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? इससे बचने के लिए हम लोग इसको एक रीडेबल फॉर्म में लाने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, व्हिच इज एक्चुअली द एनर्जी ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन। 24 कह रहे इफ मास एंड वेलोसिटी इज डबल्ड देन काइनेटिक एनर्जी विल बिकम। मान लो मेरे पास एक बॉडी है, ये रही वो बॉडी, इसका मास है m, और ये किसी स्पीड से मूव कर रही है, कितनी स्पीड से? v। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा सर आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसी बॉडी को मैंने डबल कर दिया, इसका मास m के बजाय अब हो गया 2m। ठीक है, और तेज भी कर दिया, अब इसकी स्पीड v के बजाय हमारे पास कितनी हो चुकी है? 2v। ठीक है, अगर चाहे तो आप इसका एरो भी बड़ा बना सकते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो डबल हो चुका है पहले के मुकाबले में, 2v। अच्छा, एग्जैक्ट डबल नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैंने इसे ड्रॉ किया है। अब बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है सर हाफ m, m है सर 2m, v, v है सर 2v, उस पे भी स्क्वायर। अभी छड़ छड़ा के काइनेटिक एनर्जी होगी के ई डैश, कितनी हो जाएगी? आओ चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो 2 था उसको भी मैंने बाहर निकाल लिया, और 2 का स्क्वायर 4, वो भी बाहर आ गया। 4 और 2 हो जाएंगे हमारे पास 8, पीछे बच जाएगा आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि सर ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी थी बॉडी की हमारी। तो इसका मतलब पहले के मुकाबले में हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी छिड़ गई? ये छिड़ गई 8 गुना। तो आंसर हो गया हमारे पास 8 काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, विच विल मेक द ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन 8 टाइम्स। ये काइनेटिक एनर्जी कितनी छिड़ जाएगी? 8 गुना छिड़ जाएगी भाई आपके पास।
क्वेश्चन 25 कह रहे हैं द स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन बाय। अच्छा बेटा, ये जो टॉपिक है आपके पास, पहले तो इस टॉपिक का नाम भी याद रख लो अपने पास। वो टॉपिक है आपके पास लेप्लास करेक्शन। लेप्लास ने साउंड की स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला हम लोगों को बताया था, अकॉर्डिंग टू लेप्लास आपके पास वो फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट बी विच इज बल्क्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय रो विच इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो आपके पास बल्क्स मॉडुलस को अगर हम डिवाइड कर देते हैं डेंसिटी से और उसका रूट निकाल लेते हैं, तो हम लोग किसी भी मीडियम के अंदर आपके पास साउंड की कितनी स्पीड होगी वो फाइंड कर सकते हैं। लेप्लास ने एक बात और बोली थी कि आपके पास ये जो प्रोसेस होता है साउंड का ट्रेवल करने का हवा के अंदर, ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में ये जो बल्क्स मॉडुलस है ये एक्चुअली बराबर होता है गैमा पी के, जिसमें गैमा एक एटॉमिसिटी रेशो होता है, वो बराबर होता है दो स्पेसिफिक हीट्स के रेशो के हमारे पास। एनीवेज हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड बराबर हो जाएगी गैमा पी डिवाइडेड बाय रो। नाउ लुक फॉर द करेक्ट ऑप्शन। जब हम करेक्ट ऑप्शन देखते हैं तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच जाता है, ऑप्शन ए।